सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सेकेंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसके चैप्टर नंबर 3 के आज हम सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो है सूक्ष्म शिक्षण एवं आधारभूत शिक्षण कौशल। आप सभी लोग एक सेमेस्टर की टीचिंग किए हैं। एक सेमेस्टर की टीचिंग मतलब आप लोग की जो इंटर्नशिप थी उसमें आप लोग स्कूल में गए हैं, और जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें केवल और केवल आपको अवलोकन करने को मिलता है। अवलोकन करने का मतलब कि विद्यालय में आप गए, किस तरीके से वहां पर टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन कौन तरीके की व्यवस्था है, विद्यालय की बिल्डिंग कैसी है, विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं हैं कि नहीं, विद्यालय की बिल्डिंग अच्छी है कि नहीं। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को केवल एक अवलोकन फाइल बनानी होती है फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आते हो तो सेकेंड सेमेस्टर की टीचिंग जब आपकी लगती है तो उसमें आपको जा करके विद्यालय में पढ़ाना होता है, और पढ़ाने से पहले आप लोगों को माइक्रो टीचिंग बताई जाती है। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत होती है सबसे पहले प्रस्तावना कौशल से। प्रस्तावना कौशल में बच्चों के सामने आपको जाने से पहले आपको एक लेसन प्लान बनाना होगा। कोई भी चैप्टर आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे स्कूल में, तो जब आप लेसन प्लान बनाए रहेंगे, पाठ योजना बनाए रहेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उस चैप्टर को बच्चों को पढ़ाना होगा। तो सबसे पहले आता है प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल में आप क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चे ही उसका आंसर देते हैं जिस चैप्टर को आप पढ़ाने वाले होते हैं, यानी कि उस चैप्टर का नाम बच्चे ही अपने मुख से बताते हैं। तो इस तरीके से आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछना होता है। फिर आपको उसी लेसन प्लान में ये भी लिखना होता है कि आखिर में इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, बच्चे क्या-क्या चीजें इससे सीखेंगे, आप किस तरीके से फिर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। फिर श्यामपट्ट कौशल होता है, यानी कि श्यामपट्ट पर किस तरीके से आप लिखते हैं। तो इस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण होता है। और जो सूक्ष्म शिक्षण होता है इसमें हर एक कौशल के लिए 6 मिनट होता है। जैसे प्रस्तावना कौशल है तो प्रस्तावना कौशल के लिए आपको 6 मिनट मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। चूंकि इस समय कोरोना महामारी की वजह से आप लोग की क्लासेस नहीं चल पाई कॉलेज में, तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण है ये इसका क्लास में आप लोगों को इसका प्रशिक्षण नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको संक्षेप में मैं बता दूं कि किस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण होता है। सब कुछ वही होता है, आपको लेसन प्लान बनाना होता है बच्चों को पढ़ाने से पहले। बस इसमें एक एक कौशल के विषय में आपको पहले से ही प्रशिक्षित किया जाता है। आपके कॉलेज में आपके जो टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, आपको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो लोग आप लोगों को इसमें ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को स्कूल में जा करके बच्चों को एक एक कौशल के बारे में अच्छे से पढ़ाना है और समझाना है, और कैसे आप बच्चों को किसी भी लेसन को पढ़ाओगे। तो जब आप सारे कौशलों को अच्छे से पढ़े रहोगे तो आप किसी भी पाठ को बच्चों को पढ़ाओगे तो वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा बच्चों को। तो इसीलिए यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण डिवाइड करके उस पूरी पाठ योजना को छोटे-छोटे भागों में आप लोगों को कॉलेज में सिखाया जाता है सूक्ष्म शिक्षण कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर है बहुविकल्पी क्वेश्चंस में, और जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं आज हम सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की? ऑप्शंस हैं डी तिवारी ने, जी शॉ ने, एन दोसांझ ने, या फिर कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए डी तिवारी जी ने, यानी कि भारत में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसने की थी? डी तिवारी जी ने की थी। और दोस्तों, ये है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 तक मैंने ऑलरेडी सभी बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को करा दिया है। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सूक्ष्म शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन है 3, 4, 6 या फिर 8। दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि के स्रोत हो सकते हैं ऑडियो टेप, वीडियो टेप, साथी छात्र या फिर ये सभी। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब प्रतिपुष्टि क्या होता है? प्रतिपुष्टि का मतलब होता है आपने बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ा दिया, कोई चैप्टर आपने पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया, लेकिन अब आपको कैसे पता होगा कि किस बच्चे को कितना समझ में आया? आपको ये तभी पता चलेगा जब आप एक एक बच्चे से इंटरेक्शन करोगे,
एक एक बच्चे से पूछोगे, आप एक एक बच्चे को खड़ा करके आप पूछोगे, तो आपको पता चलेगा कि किस बच्चे की नॉलेज कितनी है, किस बच्चे को कितना समझ में आया। तो ये जो ऑडियो टेप होते हैं, वीडियो टेप होते हैं, साथी छात्र होते हैं, यही इन्हीं से पता चलता है कि बच्चे की जो पढ़ाई है, यानी कि बच्चा कितना ग्रो कर रहा है। तो ऑडियो के माध्यम से भी आप जान सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी, कि बच्चा कितना ग्रो कर रहा है, यानी कि उसकी जो पढ़ाई की एबिलिटी है वो कितनी बढ़ रही है और वो अपने विषय में कितना अच्छा हो रहा है। साथ ही छात्र भी यही काम करते हैं, जो आपके सहपाठी होते हैं उनको भी पता चलता है कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा हो रहा है, कौन सा खराब हो रहा है। मतलब कि बच्चों को भी पता होता है क्लास में सबसे टॉपर बच्चा कौन सा है और कौन सा बच्चा ऐसा है जो सबसे धीमा है। तो क्योंकि क्लास में बच्चे लगातार 6 घंटे तक एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं, तो बच्चे लगातार ये चीज़ जान जाते हैं कि किस बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी है और कितना टीचर की बात को कौन अच्छे से समझता है और कौन उनकी सभी बातों को मानता है। ठीक है? तो ये सभी क्या है? सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि के स्रोत हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान हैं? ऑप्शन है 6, 5, 3 या फिर 2। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए 6। अब वो 6 सोपान कौन-कौन से होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के, इनको भी हम देखते हैं। सबसे पहला सोपान होता है पाठ योजना निर्माण, यानी कि जो भी चैप्टर आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, उस पाठ योजना को आपको बनाना है, उस लेसन प्लान को आपको बनाना है। ठीक है? इसके बाद दूसरा होता है कक्षा शिक्षण, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाओगे। इसके बाद तृतीय सोपान होता है प्रतिपुष्टि, बच्चों को क्या समझ में आया ये भी आपको पता करना है। इसके अलावा चतुर्थ सोपान होता है पुनः पाठ योजना, यानी कि जो आपने पाठ योजना आपको कॉलेज में प्रशिक्षण मिल रहा है, जो आपके प्रशिक्षक हैं यानी कि जो आपके ट्रेनर्स हैं आपके कॉलेज में, वो कुछ गलतियां निकालते हैं। जब आप 5 से 10 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण करते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो पीछे बैठ करके जो गलतियां आपने की होती हैं, उनको वो बताते हैं। तो जो चतुर्थ सोपान होता है पुनः पाठ योजना, इसमें आपको अपनी गलतियों को सुधार करके फिर आना होता है। इसके बाद होता है पुनर्निरीक्षण, इसके बाद होता है पुनः प्रतिपुष्टि, यानी कि फिर निरीक्षण करते हैं जो प्रशिक्षक होते हैं आपके कॉलेज के। इसके बाद फिर से वो प्रतिपुष्टि, यानी कि फिर से वो देखते हैं कि किस तरीके से आपने पढ़ाया। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा 6 सोपान होता है सूक्ष्म शिक्षण में, तो आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एलन तथा रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? ऑप्शन है 14, 15, 16 या फिर कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलन तथा रायन ने 14 शिक्षण कौशल बताए हैं। और इस क्वेश्चन को आप आसानी से याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक मैं बताती हूँ। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं, या मैकडूगल की कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं, या मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर। तो दोस्तों मैकडूगल ने भी 14 मूल प्रवृत्तियां या 14 संवेग बताए हैं। और यहाँ पर देखिए एलन तथा रायन ने भी शिक्षण कौशल 14 ही बताए, तो आप इसको जोड़ करके याद रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न शिक्षण कौशल है पाठ प्रस्तावना, उद्दीपन भिन्नता, स्पष्टीकरण या फिर ये सभी। दोस्तों पाठ प्रस्तावना, उद्दीपन भिन्नता, स्पष्टीकरण, ये सभी शिक्षण कौशल है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दृष्टांत के उदाहरण हैं या दृष्टांत के प्रकार हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के दृष्टांत होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? सबसे पहले मैं आपको पुनर्बलन याद दिला दूं, मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया भी है जब मैंने सारी पवन सीरीज पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाया, राजन सीरीज पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाया, सभी अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, यहाँ तक कि लघु उत्तरी क्वेश्चंस को भी मैंने नहीं छोड़ा, पूरा कंप्लीटली आप लोग के कहने पर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया, ताकि आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके बाद यहाँ पर हम रिवीजन क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आए दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ये पूरी कोशिश की है कि आपको जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं वो सबसे बेस्ट हो। और अगर आप हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से पढ़ करके जाएंगे दोस्तों, निश्चित रूप से आपके मार्क्स बहुत अच्छे बनने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। नीचे लाल कलर का बटन लगा हुआ है और बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे।
दोस्तों, हम पुनर्बलन की बात कर रहे थे। पुनर्बलन का मतलब होता है पुनः बल देना। मतलब कि अगर कोई बच्चा, आपने गणित का कोई सवाल लगाया है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर, और उसके बाद आपने एक बार बच्चों को अच्छे से समझा दिया कि इसी रूल से सारे सवाल लगने हैं। अब कोई बच्चा सवाल, आपने किसी को बुलाया, किसी बच्चे को कोई सवाल उसको दिया, वो सवाल लगा रहा है, बीच में उसने कहीं कोई गलती कर दी, तो आप पूरे क्लास में पूछ रहे हो कि बच्चे ने गलती कहाँ पर की है, सभी बच्चों से कि कौन बताएगा कि इसने गलती कहाँ पर की है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई बच्चा अगर खड़ा हुआ क्लास में और उसने बता दिया कि सर यहाँ पर मिस्टेक हुई है इस सवाल में, तो आप क्या करोगे? शाबाश बेटा, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कहाँ पर गलती है। अगर ये गलती ना की होती इस बच्चे ने, तो पूरा सवाल इसका सही होता। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि जिस बच्चे ने आंसर दिया, उस बच्चे का आपने क्या किया? प्रोत्साहन किया। जब आपने उसको प्रोत्साहित किया, जब आपने उसको पुनर्बलन दिया, यानी कि अब वो क्या करेगा? अब जभी भी आप कोई भी सवाल लगाओगे, ध्यान से समझेगा, और फिर अगर कोई बच्चा गलती करेगा तो वो फिर तैयार रहेगा बताने के लिए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को आपने क्या किया? पुनर्बलन दे दिया, ठीक है। वो बच्चा आगे चल करके और अच्छा करेगा। ऐसे ही अगर आप इतिहास पढ़ा रहे हो, भूगोल पढ़ा रहे हो, हिंदी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, और किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पूछ रहे हो, किसी बच्चे ने दे दिया अच्छे से, तो आपका काम है उस बच्चे को शाबाश, बहुत अच्छे, ये बोलना बहुत जरूरी होता है बच्चों को। इससे बच्चों के अंदर एक प्रोत्साहन आता है, एक प्रेरणा मिलती है लगातार अच्छा करते रहने की, लगातार पढ़ाई में लगे रहने की। तो पुनर्बलन देना बच्चों को बहुत जरूरी है। एक टीचर होने के नाते ये हम सभी का फर्ज है कि चाहे मैं हूँ चाहे आप है दोस्तों, आप सभी लोग का फर्ज है कि स्कूल में जा करके आप बच्चों को अच्छे से प्रोत्साहित भी करना है आपको। अगर कोई बच्चा अच्छे से काम कर रहा है, तो इसीलिए जो पुनर्बलन होता है एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होता है कि बच्चों को लगातार वो पुनर्बलन देता रहे जो बच्चा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है पुनर्बलन क्या होता है। तो यहाँ पर पुनर्बलन की परिभाषा दी गई है। पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एक बार आपने उसको पुनर्बलन दिया, तो बच्चा सोचेगा कि सर ने या मैम ने मुझे इतने अच्छे से वर्ड बोले हैं और मेरी इतनी तारीफ की है, तो मुझे आगे चल करके और अच्छा करना है। तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर ये किसका कथन है पूछा है? WF हिल का, BK पासी का, हेल्स का, या कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, WF हिल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्यामपट्ट कौशल के प्रमुख घटक हैं लेख की स्पष्टता, कार्य में स्वच्छता, कार्य की उपयुक्तता, या फिर ये सभी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था प्रस्तावना कौशल में क्या होता है। प्रस्तावना कौशल में आपको ऐसे क्वेश्चंस चूज करने होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि एक तारतम्यता बनी होती है क्वेश्चंस में। जिस क्वेश्चन का, मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर सूर्य है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर सूर्य से ही स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से तारतम्यता होती है क्वेश्चंस में। तो जो श्यामपट्ट कौशल होता है, इसमें आप चाहे क्वेश्चन आंसर लिखें ब्लैक बोर्ड पर, चाहे आप रिक्त स्थान भरवाएं बच्चों को, जो भी चीजें आपको लिखनी है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, ताकि बच्चे जब सही सही कॉपी में उतारेंगे तभी वो सही सही पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो सबसे पहले श्यामपट्ट कौशल में, यानी कि जो आप ब्लैक बोर्ड पर कार्य करते हैं, जो श्यामपट्ट कौशल आपका होता है, उसमें सबसे पहले आपके लेख में स्पष्टता होनी चाहिए, कार्य में स्वच्छता होनी चाहिए, कार्य की उपयुक्तता होनी चाहिए, और ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि आपकी लेख स्पष्ट होनी चाहिए, जो आपने लिखा है, आपके कार्य में स्वच्छता होनी चाहिए, यानी कि अगर ब्लैक बोर्ड पर आप कुछ लिख रहे हो तो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि मतलब उसमें कहीं पर आपने चौक लगा दिया, कहीं पर कुछ, तो इस तरीके से नहीं, आपको बिल्कुल क्लीन लिखना है ताकि बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो। और कार्य की उपयुक्तता, यानी कि जो आपका कार्य है वो बोले कि हाँ, बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है। दोस्तों, माइक्रो टीचिंग की अवधि कितनी होती है? पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, जो माइक्रो टीचिंग होती है वो केवल और केवल 6 मिनट की होती है। तो ऑप्शन बी 6 मिनट बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, या फिर कथनों में तारतम्यता। तो प्रस्तावना कौशल मैंने ऑलरेडी बताया अभी दोस्तों आपको कि जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मिले जुले होते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इस तरीके से होते हैं कि बच्चे उसमें तारतम्यता ढूंढ लेते हैं और बच्चे आसानी से उसका आंसर भी बताते हैं, और जो आपका चैप्टर होता है उसका भी नाम आप आसानी से बच्चों से निकलवा लेते हैं, यानी कि जो प्रकरण होता है उसको भी आप निकलवा लेते हैं। तो ऑप्शन डी जो है, कथनों में तारतम्यता, ये बिल्कुल राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए किया जाता है। प्रस्तावना कौशल का मतलब क्या होता है कि जब आप जाते हो
पाठ योजना के अनुसार लेसन प्लान बना करके क्लास में बच्चों को पढ़ाने, तो आप चेक करते हो कि बच्चों की नॉलेज कितनी है। जैसे आप कक्षा 4 में पढ़ाने जा रहे हो, तो बच्चों ने कक्षा 2 में, 3 में क्या सीखा है। तो जो कक्षा 2-3 के स्तर के क्वेश्चन होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको रखना है और आपको बच्चों से पूछना है कि उनका पूर्व ज्ञान कितना है, उन्होंने पहले कितना सीखा है, कक्षा 2 में, 3 में उन्होंने क्या सीखा है। तो उसी ज्ञान को आपको जोड़ करके कक्षा 4 के स्तर में लाना है। तो इस तरीके से जो उनका पूर्व ज्ञान होता है, उसी को हम चेक करते हैं, किसमें? प्रस्तावना कौशल में। तो ऑप्शन डी जो है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। यही क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिए, छात्रों का पूर्व ज्ञान किस प्रयुक्त शिक्षण पद्धति में हम जानते हैं, कौन सा शिक्षण कौशल है जिसमें हम छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना कौशल। सेम यही क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ पर प्रस्तावना कौशल ऊपर पूछ लिया है और यहाँ पर वही आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर में, और 13 के 13 मैंने पढ़ा दिए यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से आपने सभी क्वेश्चन के आंसर भी दिए होंगे। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो और आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही हुए होंगे और आप लोग वीडियो को लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहां पर भी आपको लगे कि आपके दोस्तों को, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको इसकी जरूरत है, आप लोग प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमारे चैनल से जुड़े, हमारे वीडियोस को देखें और लगातार ऐसे ही जो हमारा संबंध है ऐसे ही बना रहे दोस्तों, क्योंकि आगे चल करके हमें यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करनी है, क्योंकि एक ही लक्ष्य है, आप सभी लोग को शिक्षक बनाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को खोल करके सभी विषयों को देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से आपके फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ाया है। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए दोस्तों। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।